नमस्कार साथियों, मैं राकेश फूलका आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं विकल्प क्लासेज उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास अपनी यूट्यूब पे रहने वाली है और आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो रहने वाला है शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बातें बताऊंगा और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विस्तृत रूप से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। विकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी, अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर भी करना, लाइक करना। चलो अपने शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। मैंने लिख भी रखा है शब्द विचार। दो चीजें आती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भाषा की व्याकरण पढ़ेंगे, है ना, किसी भी भाषा की व्याकरण पढ़ेंगे तो हमें तीन तत्वों पर क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तीन तत्व होते हैं और मैंने ये भी बता चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में आप सभी को बता चुके हैं कि किसी भी भाषा की व्याकरण पढ़ेंगे तो उसको तीन तत्वों का अपने को ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा व्याकरण के कितने तत्व होते हैं, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है हमारा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा व्याकरण के तत्व, भाषा व्याकरण के कितने तत्व होते हैं, भाषा व्याकरण के कितने तत्व होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भाषा व्याकरण के कितने तत्व होते हैं, तो हमारा जो उत्तर रहने वाला है, तो ध्यान रखना, भाषा व्याकरण के तीन तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं बेटा? तीन तत्व होते हैं। याद रखना, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भाषा व्याकरण के कितने तत्व होते हैं, तो भाषा व्याकरण के तीन तत्व होते हैं। गुरुदेव हमें ये भी बता दीजिए कि वो तत्व होते कौन कौन से हैं। चलो बता देते हैं बेटा। तो वो जो तत्व होते हैं वो होते हैं बेटा, एक होता है इसमें वर्ण विन्यास। क्या होता है? वर्ण विन्यास। और ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ण विचार भी कह सकते, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अगर आप ये भी कह दो वर्ण विचार तो दिक्कत नहीं है। दूसरा है शब्द विचार या शब्द विन्यास। शब्द विन्यास क्या बोलेंगे? शब्द विन्यास। ये भी कोई बात नहीं, इसको शब्द विचार भी कहे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और तीसरा आ जाता है वाक्य विन्यास। क्या आ जाता है? वाक्य विन्यास जो है ये भी रहने वाला है। वाक्य विन्यास जिसको वाक्य विचार भी कहे आम बोलचाल की भाषा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन तत्व हैं बेटा, वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास। और हम करने वाले हैं क्या? हमने कहा है कि जो हम आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं वर्ण विन्यास या सॉरी, ये शब्द विन्यास के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा क्या है? शब्द विचार या शब्द विन्यास। कुछ विद्वान जो है भाषा व्याकरण का एक तत्व और बताते हैं, वो बताते हैं पद विचार। तो ध्यान रखना, मैं बता दूं कि ये जो पद और शब्द में अंतर क्या होता है। पद और शब्द में अंतर, पद और शब्द में अंतर क्या होता है मैं बता दूं, क्योंकि कुछ विद्वान जो है पद को और शब्द को अलग अलग करके पढ़ते हैं। हालांकि प्रयोग के आधार पर अलग होता है, लेकिन ये होती एक ही चीज है। कैसे होता है? क्योंकि ये बार बार ये प्रश्न जो है बार बार ये आ रहा है आजकल में। क्या पूछा जा रहा है कि पद क्या होता है? तो जब किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है, अभी बीएसटीसी के प्रश्न पत्र में आया था कि जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह पद कहलाता है। तो यहां पर हम अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा कि जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग वाक्य में हर्ज हो जाता है या वाक्य में कर दिया जाता है, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो याद रखना, रीट 2015 में भी ये प्रश्न आया था। जैसे एक वाक्य लिख दिया था और उसमें पूछा गया था एक
एक पद को क्या कर दिया उन्होंने, अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया, और पूछा गया कि रेखांकित इकाई क्या है। उसमें लिखा गया था शब्द है, शब्दांश है, वाक्य है, पद है। तो ध्यान रखना कि जब भी किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वह शब्द शब्द नहीं रह के क्या बन जाता है, पद बन जाता है। क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो पद और शब्द में यही अंतर है। समझ में आ रही है बात? तो यही है। अब आगे बात करेंगे कि शब्द का निर्माण क्या होता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है। शब्द का निर्माण या शब्द की रचना, शब्द का निर्माण, शब्द का निर्माण किससे बनता है? कि शब्द की रचना जो है वो रचना बोल दें या निर्माण बोल दें एक ही बात है। तो कैसे होता है कि जब शब्द की रचना कैसे होती है कि ध्वनि समूहों के सार्थक समूह है, क्रमबद्ध समूह संयोग से होती है। याद रख लेना, शब्द की रचना ध्वनि समूहों के क्रमबद्ध संयोग से होती है। क्या होती है? शब्द की रचना, शब्द की रचना ध्वनि समूहों के क्रमबद्ध संयोग से होती है। क्रमबद्ध संयोग से होती है। ध्यान रखना कि इनका जो समूहों का संयोग जो होता है ना, वो क्या होना चाहिए बेटा? क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर इनका क्रम अगर बदल जाता है तो फिर शब्द शब्द नहीं रह के उसका कोई शब्द नहीं रहता है। तो हम एक चीज और लिख देंगे कि शब्द वही होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। यहां लिख देंगे, अगर कह दें, मेंशन कर दें कि शब्द वही होता है, शब्द वही होता है, शब्द वही होता है इसका कोई निश्चित अर्थ होता है। शब्द वही होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बिना अर्थ वाला ध्वनि समूह है, बिना अर्थ वाला ध्वनि समूह है, शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। याद रखना है बेटा। नहीं आता है। बिना अर्थ वाला ध्वनि समूह शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। तो मैंने क्या बोल दिया है कि शब्द वही होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। बिना अर्थ वाला ध्वनि समूह शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे मैंने क्या बोला है, बिना अर्थ वाला ध्वनि समूह शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे मैंने लिखा है बादल, क्या लिखा है? बादल। यहाँ पर ध्वनियों का संयोग है, वो सार्थक है, क्रमबद्ध है, बादल। ध्यान रखना, अगर इसको लबाद है, इसको क्या लिख दें? लबाद। अब यहाँ जो ये जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। हालांकि ध्वनियां तो है, ध्वनियां जरूर है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? देख लीजिए कि लय बाद का कोई अर्थ नहीं होता बेटा, लय बाद का कोई अर्थ नहीं होता। ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन बादल का अर्थ है। बादल आप जानते हो। तो यही होता है, क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संयोग क्रमबद्ध होना चाहिए। चलते हैं आगे बेटा। अभी हमने कह दिया है तो भाषा की लघुतम इकाई भी होता है। तो यहां पर कह देंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की लघुतम इकाई होता है। शब्द भाषा की लघुतम इकाई होती है। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है बेटा? शब्द होती है। ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। ध्यान रखना है,
अब आपसे पूछ ले कि मौखिक इकाई भाषा की लघुतम इकाई मौखिक पूछ ले तो ध्वनि होता है, और अगर लिखित पूछ ले तो वर्ण होता है, अगर अर्थ के आधार पर पूछ ले तो शब्द होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है, तो भाषा की पूर्ण इकाई जो होती है वो होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। तो यहां इतना नहीं लिखना है अपने को। तो अब चलते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया जा सकता है? तो शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जा सकता है। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर किया जाता है। कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है, तो शब्दों का वर्गीकरण जो है मुख्यतः कितने आधारों पर? 4 आधारों पर किया जा सकता है। हम आज पढ़ने वाले हैं कितने आधार होते हैं। पहला जो आधार है हमारा, पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। अब ध्यान रखना, इस शब्द को ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। अब आधार क्या होता है? आधार का मतलब बेटा होता है कि एक ही, जैसे मैं हूं, मैं अपने घर पे किस नाम से जाना जाता हूं? जैसे मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मेरी पत्नी का पति हूं, मेरे बेटे का पिता हूं, समझ रहे हो ना। मैं भाभी का देवर हूं, मेरे भतीजे का अंकल हूं, चाचा हूं, समझ रहे हो ना। और मेरे मेरे चाचा जी का मैं भतीजा हूं, तो मेरे नाम चेंज हो रहे हैं ना, बदल रहे हैं। ये आधार होता है, शब्द वही होता है, आधार चेंज होते ही मेरा नाम बदल जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मैं अपनी बहन के पास गया, मैं अपनी बहन के पास गया और पास वाले पड़ोस की महिला ने पूछा मेरी बहन को कि आपके घर पे कौन आया है? तो मेरी बहन क्या बोलेगी? मेरी बहन बोलेगी कि मेरा भाई आया है। क्या आया है? मेरा भाई आया है। और अगर मेरे भांजे से पूछेगी तो वो भांजा क्या बोलेगा? कि मेरा मामा आया है। समझ रहे हो? और अब वो चमक जाएगी कि वो तेरी मम्मी तो बोल रही थी भाई आया, यार तू बोल रहा है तेरा मामा आया। और इतने में मेरे जीजाजी आ जाएंगे, और अगर मेरे जीजाजी से पूछेंगे कि घर पे आपके कौन आया है, तो मेरा जीजाजी बोलेंगे मेरा साला आया है। अब बताओ, मैं भाई हो गया। अब उसके चक्कर पड़ जाएगा कि ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है, ये क्या मामला है? तेरी मम्मी तो कह रही है, क्या कह रही है, मेरा भाई आया है, तू कह रहा है मेरा मामा आया है, और तेरा पापा कह रहा है कि मेरा साला आया है। अरे ये तो बता दो आया कौन है? तो आया तो एक ही आदमी है, लेकिन आधार हो गया ना, आधार चेंज हो गया तो नाम चेंज हो गया। यही तो है, जैसे नाम ही चेंज होंगे। जैसे मैंने कहा बादल, बादल जो है उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से हो जाएगा, रचना के आधार पर किस प्रकार का हो जाएगा, प्रयोग के आधार पर उसका नाम क्या हो जाएगा, और अर्थ के आधार पर उसका नाम क्या हो जाएगा, नाम बदलता जाएगा। समझ रहे हो? तो उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूं बेटा। उत्पत्ति में एक ऊ है, फिर इसमें तय है, फिर इसमें पै है, फिर इस तय से पहले एक आधा तय और है, और फिर इसके बाद तय है। याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है ये प्रश्न। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि हमने यहां पर रेखाएं खींच ली है, लाइन हमने खींच ली है। देखो उत्पत्ति में ऊ, फिर तय, फिर पै, फिर आधा तय, फिर पूरा तय, कितनी लाइन निकाली है? तो गुरुदेव हमने 5 लाइन निकाली है। कितनी लाइन निकाली है? 5 लाइन निकाली है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। होते कौन कौन से है गुरुजी, एक बार ये भी बता दो। बताएंगे, बिल्कुल हम बता देंगे आपको कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं। 1 नंबर, पहला होता है तत्सम शब्द। क्या होता है? तत्सम शब्द। पहला कौन सा होता है? तत्सम शब्द।
अब यहाँ ये तत्सम शब्द किससे बना है? ये देखिए, ये तत्सम से बना है। किससे बना है? तत्सम से बना है। ध्यान रखना, 2010 सेकंड ग्रेड हिंदी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। ये तत् का मतलब होता है उस, तत् का मतलब होता है उस, और उसका मतलब होता है यहां पर संस्कृत। उसका मतलब क्या होता है? संस्कृत। और सम का मतलब क्या होता है? समान। यानी उसके समान, उसके किसके? संस्कृत के समान। ध्यान रखना। और सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2010 22 दिसंबर को पेपर हुआ था, और उसमें यह पूछा गया था कि तत्सम में तत् किसके लिए आया है? तत्सम में तत् किसके लिए आया है? और वहां पर ऑप्शन में, विकल्प में क्या दे रखा था? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ऐसे दे रखा था। तो ध्यान रखना है कि तत्सम में तत् किसके लिए आया है? तत्सम में तत् संस्कृत के लिए आया है। तत्सम में तत् किसके लिए आया है? संस्कृत के लिए आया है बेटा। अभी अगर हमसे ये पूछा जाए कि संस्कृत के शब्द, क्योंकि संस्कृत जो है हिंदी भाषा की जननी है। हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है या कौन है? तो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से ही निकली है ये हिंदी भाषा। क्योंकि ये जो भाषाएं जो होती है वो वियोगात्मकता की तरफ जाती है। संयोगात्मक और वियोगात्मक दो रूप होते हैं। तो भाषा जो हमेशा वियोगात्मकता की रूप जाती है, वियोग मतलब कटती जाती है, अलग होती जाती है, तो रूप थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। इसका अलग से वीडियो आपको बनाएंगे कि तत्सम शब्दों की पहचान कैसी होती है। गजब का वीडियो आएगा वो, आप बिल्कुल आप इंतजार कीजिए। आप धीरे धीरे अपने विकल्प कोचिंग सेंटर से जुड़ते जाइए, यूट्यूब चैनल को आप बढ़ावा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर हम बताएंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो होता है वो होता है तद्भव शब्द। क्या होता है? तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ये भी तत् प्लस भव से बना हुआ है। ये भी तत् प्लस भव से बना हुआ है। तत् का मतलब मैंने पहले से ही बता दिया कि तत् का मतलब बेटा होता है उस, और उसका मतलब होता है संस्कृत, और भव का मतलब होता है बेटा उत्पन्न होना। भव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। यानी ये उसके समान नहीं है, ये संस्कृत भाषा के समान नहीं है, लेकिन उससे उत्पन्न है। उत्पन्न है तो बताइए, जब भी कोई चीज उत्पन्न होती है तो बिल्कुल डिट्टो नहीं होती है, उसके समान नहीं होती है। तो उससे उत्पन्न है तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है, कुछ तो उसमें बदलाव होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि वो पहचान में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो अपने लगेगा। जैसे बाप जो है, बेटा है, वो अपनी माँ का कोई ना कोई अंश तो लेकर आएगा ना, माँ के जैसा लगेगा। तो यहाँ पर पहचान हो जाती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न है लेकिन थोड़े बहुत बदलाव के बाद, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो ये भी आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा तत्सम और तद्भव शब्दों का की पहचान के अंतर्गत। अभी तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है देशज। देसी यानी अपना एक हाथ से बनाया हुआ, घर पे बनाया हुआ। देसी घी जानते हो आप? देसी घी का मतलब हाथ से बनाया हुआ, घर पे बनाया हुआ है। समझ रहे हो कि देशज का मतलब देसी, देसी का मतलब हमारी बोलचाल की ऐसी भाषा के ऐसे शब्द, या कह सकते हैं बोलचाल की भाषा के ऐसे शब्द जो इतने प्रयुक्त होने लगे कि उनमें कोई अभेद ही नहीं रहा, भेद ही नहीं रहा, वो इतने प्रचलित हो गए कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। इनके बारे में भी हम बताएंगे। अभी 4 नंबर जो हो जाता है, 4 नंबर हो जाता है, वो होता है विदेशज। क्या हो जाता है? विदेशज। विदेशज शब्द का मतलब यहाँ ध्यान रखना कि हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़कर बाकी किसी भी भाषा का शब्द है, चाहे वो तमिल का हो, चाहे वो फारसी का हो, चाहे अरबी का हो, अंग्रेजी का हो, चाहे वो किसी भी भाषा का शब्द हो, तो अगर किसी भी भाषा का शब्द दूसरी भाषा का शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है तो वो, क्योंकि इन भाषाओं का प्रयोग होने लगा है,
जैसे मैंने कहा, हम कहते हैं ना कितने आदमी आए थे, तो ये कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। कह रहे कितने आदमी आए थे, कि 4 आदमी आए थे। कितने आदमी लड़ने, कि 2 आदमी आपस में लड़ने लगे। ये आदमी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का नहीं है, लेकिन प्रयोग कहाँ होता है, हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा का नहीं है ये आदमी शब्द, अरबी भाषा का शब्द है। तो ये विदेशज में आ जाता है। और ये 5 नंबर आ जाता है संकर शब्द। क्या आ जाता है, संकर शब्द। ये संकर शब्द कौन सा होता है, ये 2 भाषाओं से मिलकर बना होता है ना। ये 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है। और ये 2021 के BSTC के पेपर में पूछा गया था कि 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द किस श्रेणी में आता है, तो वो संकर शब्द की श्रेणी में आता है। जैसे मैंने बोला है ना, जैसे मैंने कहा है घर जो है ना, वो 2 शब्द हैं। टिकट अंग्रेजी का है और घर जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर एक कौन सी है, अंग्रेजी, और दूसरा शब्द किस भाषा का है, हिंदी का। लेकिन ये टिकट घर कौन सी भाषा में प्रयुक्त होता है, अंग्रेजी में तो इसका प्रयोग नहीं होता, वो तो नहीं बोलते। तो वो कहते हैं यहाँ पर हम टिकट घर कहते हैं कि रेलवे अपने टिकट कहाँ मिलेगी, टिकट घर पे मिलेगी। तो टिकट घर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, लेकिन 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये संकर शब्द की श्रेणी में आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा जो है वो मैं कह रहा हूं रचना के आधार पर। इसके आधार पर, रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, रचना के आधार पर शब्द होते हैं। देखिए वही तरीका अपनाएंगे अपने। रचना में 1 2 3, उत्पत्ति में कितनी लगाई, 5। उत्पत्ति में हमने जो रेखाएं हैं वो 5 निकाली। यहां पर कितनी निकलेगी, 3। रचना कितनी निकलेगी, 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, बेटा जी बता देना, बेधड़क बता देना, निसंकोच बता देना, 3 होते हैं। रचना में लाइन कितनी निकालेंगे, 3। गजब गुरुजी, बढ़िया पढ़ा रहे हो, है ना। 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं बेटा, पहला होता है रूढ़ शब्द। क्या होता है, रूढ़ शब्द। यहां से आजकल जितने भी पाठ्यक्रम जारी हो रहे हैं, यहां से 1-2 प्रश्न अवश्य आ रहे हैं, मूल रूप से यहां से पूछा जाता है। और यहां थोड़ी सी अगर ध्यान रखोगे तो आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का जो उत्तर अपना प्रश्न गलत नहीं होगा। ये पहली बात तो मैं बता दूं कि रूढ़ शब्द होते कौन से हैं। रूढ़ शब्द जो है वो क्या होते हैं, वो परंपरागत होते हैं। क्या होते हैं, परंपरागत होते हैं। परंपरागत शब्द होते हैं, परंपरागत रूप से चले आ रहे शब्द। परंपरागत रूप से चले आ रहे शब्द जो है वो रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। रूढ़ का मतलब जड़ होता है, ध्यान रखना, जहां से विकास होता है इस भाषा का। रूढ़ का मतलब मैं थोड़ा सा और बता दूं कि रूढ़ शब्द परंपरागत होते हैं, परंपराओं का कोई पता नहीं है, परंपराओं का कोई पता नहीं, क्योंकि हम तो लीक पीट रहे हैं। अभी हमारे समाज में कितनी परंपराएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, तो हमें किसी को पता नहीं है ये परंपरा कैसे चली, किसने चलाई और हम ये क्यों कर रहे हैं। इसका कोई मतलब अर्थ तो होगा कि जैसे अपने छोटी सी बात कहते हैं कि जब दूल्हा बनता है तो उसके सेहरे बांधे जाते हैं। क्यों बांधते हैं, किसी को पता है, किसी को पता है, नहीं पता बेटा, किसी को पता नहीं है, समझ रहे हो। एक बात तो ये परंपरा है। दूसरी बात ये परंपरा है कि मैंने शेर को शेर कहा है, शेर एक जानवर है। अब शेर का नाम शेर किसने रखा, कोई अता पता नहीं है किसने रखा। अगर शेर का नाम चूहा रख देता कोई, अगर किसी ने तो रखा ही होगा, किसी ने रखा है शेर, अगर शेर का नाम चूहा रख देता तो फिर हमारी जो भाषा है ना वो बदल जाती। यार मैं तो जंगल में नहीं जाऊंगा, चूहा घूम रहा है। और यार अब अपने को अब तो हंसी आ रही है कि यार गजब गुरुजी मजाक कर रहे हो। अगर आदमी हमारा नाम है कि यार हम आदमी हैं, हम आदमी हैं, और आदमी को जब बंदर कह देते, बंदर, क्योंकि बंदर कह देते, बंदर एक जानवर का नाम है, आदमी भी एक जानवर ही तो है, जीव ही तो है। आदमी को जब बंदर कह दिया जाता तो क्या होता कि अपने बोल देते कि यार वो आपके घर पर कितने बंदर रहते हो आप,
कि हम तो कहते हैं कि यार हमारे घर में 4 बंदर हैं, कि 4 कौन है, कि एक मेरी मम्मी है, एक मेरा पापा है, एक मैं और एक मेरी बहन है, 4 ही बंदर है हमारे घर में। तो यही भाषा हो जाती। अपने को अब तो हंसी आ रही है, लेकिन अगर बंदर वास्तव में कह दिया जाता तो कह देते, तो हम भी बंदर ही कहते। समझ रहे हो ना? तो ये रहता है, तो अपने बोलचाल की भाषा बदल जाती। अब तो अपने बात करते हैं ना, यार तुम तो बड़े जोर के आदमी निकले यार, तुम तो बड़े जोर के आदमी निकले यार, तुम तो बहुत बातें करते हो यार, बड़ी मजाक करते हो, बड़े आदमी, जोर के आदमी हो। अभी आदमी को बंदर कह देते तो अपने क्या बोलते, यार तुम तो बड़े जोर के बंदर हो यार, बड़ी जोर की बात करते हो यार, है ना? तो ये भाषा चेंज हो जाती है हमारी। क्यों? ये रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरी बात, रूढ़ शब्द का, रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं होते हैं, सार्थक खंड नहीं होते हैं। ध्यान रखना, कोई सार्थक खंड नहीं होता। जैसे मैंने लिखा है, मैंने शब्द लिख दिया आदमी, तो आदमी का सार्थक खंड नहीं हो गया। अगर सार्थक खंड करेंगे तो आद प्लस मी, तो मी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर मैं कहूंगा आ प्लस दमी, तो दमी का नहीं है, आ का भी नहीं है, तो यानी सार्थक खंड नहीं होता। और तीसरी इसकी पहचान है कि रूढ़ शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। या रूढ़ शब्द में ये प्रत्यय आदि, या हम ऐसे कहते हैं कि रूढ़ शब्द में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिखा चूहा, मैंने कहा चूहा, अब चूहा में कौन सी संधि है? कोई संधि नहीं है। कौन सी संधि है? कोई संधि नहीं है। अगर चूहा में समास देखे तो कोई समास नहीं है। चूहा में उपसर्ग देखे तो कोई उपसर्ग नहीं है। चूहा में प्रत्यय देखे तो कोई प्रत्यय नहीं है। इसका मतलब ये चूहा जो है क्या है भाई? रूढ़ शब्द है। और दूसरा तरीका मैंने कहा, चूहा को चूहा किसने कहा? चूहा को चूहा किसने कहा? हमने भी कह दिया। हमको किसने बताया चूहा है ये? हमारे पापा ने। हमारे पापा को किसने बताया? उसके पापा ने। उसके पापा को किसने बताया? उसके पापा ने। समझ रहे हो ना? तो ये परंपरा चल रही है। ये रूढ़ शब्द होते हैं, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं यौगिक शब्द। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कौन सा होता है? यौगिक शब्द वो होते हैं दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। दो रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाला वह शब्द जिसका जो अर्थ है, जो वो क्या निकलेगा? शाब्दिक अर्थ। समझ रहे हो ना? शाब्दिक अर्थ निकलता है, शब्दों से सहयोग रहे, मतलब संबंधित रहेगा। तो ये दो रूढ़ शब्दों के योग से बनेगा। दो रूढ़ शब्द मिलकर, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना शब्द जो अपना शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है। शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है। दो रूढ़ शब्दों के योग से बना वह शब्द जो अपना शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है। बना वह शब्द, यहां लगा देंगे। दो रूढ़ शब्दों के योग से बना वह शब्द जो अपना शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है। क्योंकि यहां पर जो दो शब्द दिए हैं ना, उसका अर्थ वही होगा। जैसे मैंने कहा हाथ घड़ी, मैंने क्या कहा? हाथ घड़ी। यानी इस शब्द में दो शब्द हैं, एक हाथ है और एक घड़ी है। तो यहां पर शब्दकोशीय अर्थ का मतलब क्या निकल रहा है कि यहां हाथ का मतलब हाथ ही रहेगा, घड़ी का मतलब घड़ी रहेगा। इसका मतलब हाथ पर बांधे जाने वाली घड़ी जो है वो हाथ घड़ी कहलाती है। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है। तो ये तो ये रहेगा। दूसरा क्या रहेगा कि यौगिक शब्द में संधि समास, संधि समास, उपसर्ग
तथा प्रत्यय आदि का प्रयोग होता है। आदि का प्रयोग होता है। ब्रैकेट में लिख लेना बहुव्रीहि समास को छोड़कर। ध्यान रखना है कि संधि समास, जब किसी शब्द में संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इसका मतलब वो यौगिक शब्द हो सकता है, लेकिन याद रखना है कि वो बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि प्रतिदिन लिखा है, हमने क्या लिखा है, प्रतिदिन लिखा है, और आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सा शब्द है, क्योंकि इसमें दो शब्द है, एक तो प्रति उपसर्ग और दिन क्या है इसमें शब्द है, तो यहां दो शब्दों के योग से बना, इसका मतलब यौगिक हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर आपने देखा कि ये तो भाई अव्ययभावी समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययभावी समास है, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। तो यहां कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तीसरी, यहां पर मैंने रचना के आधार पर तीन शब्द बताए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। एक आ जाता है योग रूढ़ शब्द आ जाता है। योग रूढ़ भी दो रूढ़ शब्दों के योग से बनता है। योग रूढ़ शब्द भी दो रूढ़ शब्दों के योग से बनता है, लेकिन योग होता है, जोड़ तो होता है दो रूढ़ शब्दों का, लेकिन रूढ़ हो जाता है दोबारा, ये एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही संस्था के लिए, एक ही वस्तु के लिए क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। तो यहां कह सकते हैं कि दो रूढ़ शब्दों के योग से बना वह शब्द जो अपना शब्दकोशीय अर्थ प्रकट नहीं करता है, बल्कि किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। यहां पर शब्दकोशीय शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना कि शब्दकोशीय यानी शब्दकोशीय अर्थ प्रकट नहीं करता है। ध्यान रखना, अगर दो रूढ़ शब्दों के योग से बना वह शब्द जो अपना शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है तो वो यौगिक होता है। शब्दकोशीय अर्थ प्रकट नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है। दूसरी बात, बहुव्रीहि समास, किसी भी शब्द में बहुव्रीहि समास से युक्त शब्द, बहुव्रीहि समास से युक्त से समास से युक्त शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। और ये क्या होते हैं, 100% होते हैं। क्या होते हैं, 100% होते हैं। आपको पता नहीं है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है, लेकिन आप जब पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ोगे, अगर आपको ये ज्ञात हो गया कि इसमें तो बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास है तो आंख बंद करके लिख देना ये कौन सा है भाई, योग रूढ़ शब्द है। जैसे मैं कुछ बताता हूं, जैसे मैंने कहा घर वाला, मैंने कहा घर वाला, घर शब्द है, संज्ञा है, वाला विशेषण है, यानी इसमें दो शब्द तो है, दो शब्द तो है, यानी ये योग तो है, इसमें योग है तो यानी ये रूढ़ तो नहीं है। इसका मतलब या तो यौगिक है या योग रूढ़ है। क्या घर वाला का मतलब घर का मालिक, घर वाले को, यानी हम कहते हैं ना घर वाला, घर वाला क्या मतलब घर का मालिक, नहीं, घर वाला का घर से कोई मतलब नहीं है। घरवाला का मतलब घरवाला वो व्यक्ति भी बन सकता है जिसके कोई घर नहीं हो। घरवाले का मतलब शादी करना है। अगर आपने शादी कर ली तो आप घरवाले बन गए। एक पत्नी अपने पति के लिए कह सकती है कि ये मेरे घरवाला है। अपने बोलचाल में कहते हैं ना, अपने घर का मालिक कौन है, असल में हमारे घर का मालिक हमारा पिता है। अब मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे घरवाला तो अंदर बैठा है,
मेरा बेटा नहीं कह सकता कि हमारा घरवाला तो अंदर बैठा है, लेकिन हमारी जो माँ है ना, मेरी माँ ये कह सकती है कि मेरा घरवाला अंदर बैठा है। तो वो जो घरवाला वो मेरी माँ का ही है, हम सबका घरवाला नहीं है। तो ये हो सकता है घरवाला, ध्यान रखना, ये है घरवाला जो है वो कौन सा है। अभी देखो एक दंत, एक दंत में पहली बात तो एक दंत जो है एक संख्या है, दंत क्या है, दांत की बात है, संज्ञा है। अभी यहां पर बात कर दें कि एक दंत में कौन सा है, योग तो है, योग तो है क्योंकि दो शब्द है यहां पर, समझ रहे हो। लेकिन क्या ये योग रूढ़ है या यौगिक है। तो एक दंत का मतलब ये थोड़ा है कि अपना दादाजी बहुत बूढ़े हो गए और लास्ट में उनका एक ही दांत बचा हुआ है, तो अपनी मम्मी कहेगी, मैं आके कहूंगा कि हाँ क्या कह रही हो मम्मी, तो अपनी मम्मी क्या कहेगी, ऐसे थोड़ी बोलेगी, अरे वो उस अपने एक दंत को खाना खिला दे यार। हालांकि उसके एक दंत है, तो जरूरी थोड़ी है एक दांत की बात कर रही है वो, नहीं। एक दंत का मतलब एक दांत की बात नहीं है, अपने दादाजी को एक दंत नहीं कह सकते। एक दंत का मतलब क्या होता है बेटा, गणेश, गणेश जी जो है वो एक दंत है। और ये जो पति के लिए हो जाता है, ये कौन, घर वाला जो शब्द है वो पति के लिए रूढ़ हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है, यौगिक योग रूढ़ दोनों में थोड़ा अंतर होता है। यहां पर शब्दकोश ये अर्थ प्रकट नहीं होता, क्योंकि शब्दकोश के अनुसार ये दांत दांत है और एक एक है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो क्या है, गणेश जी है। समझ रहे हो, ये बातें हैं बेटा। अभी तीसरा जो आ जाता है, तीसरा जो है वो रूप परिवर्तन। क्या है, रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर, रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, रूप परिवर्तन में आप निकालोगे एक दो, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने होते हैं, दो होते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर 5, रचना के आधार पर 3 लाइन निकाली 3, रूप में कितनी निकाली 2। इसका मतलब रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो होते हैं। एक इसमें हो जाता है कौन सा, एक हो जाता है विकारी शब्द। क्या हो जाता है, विकारी शब्द। इनकी विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। और दूसरा जो हो जाता है अविकारी शब्द। कौन सा भाई, अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और इनके आगे बात करेंगे कि ये विकारी और अविकारी में भी विकारी शब्द कौन से होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया। तो ध्यान रखना है, ये 4 जो होते हैं विकारी शब्द कितने होते हैं, 4। अगर आपसे पूछा जाए कि विकारी शब्द हिंदी में कितने होते हैं, 4। अगर आपसे पूछा जाए अविकारी शब्द कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, एक क्या होता है बेटा जी, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक। मैं आपको ये सारा बायोडाटा पूरी की पूरी व्याकरण कराने वाला हूं, विस्तृत रूप से कराने वाला हूं। तीसरा हो जाता है समुच्चय बोधक। क्या हो जाता है, समुच्चय बोधक। ये ध्यान रखना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और एक होता है विषम्य आदि बोधक। क्या होता है, विषम्य आदि बोधक। और एक इसमें अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है, उसको कहते हैं निपात। इनके बारे में पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो विकारी कितने होते हैं, 4। अविकारी मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं। और लास्ट हमारा रह गया 4 नंबर, 4 नंबर रह गया। वो होता है किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं बेटा जी, अर्थ के आधार पर। बाकी सारे शब्द बच गए, वो सारे के सारे अर्थ के आधार पर हो जाते हैं। तो कौन कौन सा बच गया, एक बच गया विलोम शब्द, ये अर्थ के आधार पर है, समझ रहे हो। दूसरा बच गया पर्यायवाची शब्द। कौन सा बच गया, पर्यायवाची शब्द। तीसरा बच गया समानार्थी शब्द। क्या बच गया, समानार्थी शब्द। एक बच गया अनेकार्थी शब्द। कौन सा बच गया, अनेकार्थी शब्द। एक बच गया युगम शब्द। कौन सा बच गया, युगम शब्द। रह गया शब्द समूह के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द।
जिसका पति मर गया हो वो क्या कहलाता है, वो समझ रहे हो। इसके अंदर पशु पक्षियों की जो आवाजें आ जाती है, पशु पक्षियों की जो ध्वनियां है, पशु पक्षियों की जो ध्वनियां हैं वो भी किस में आ जाती है, इसमें आ जाती है। और ध्वन्यार्थक जो होती है, समूह का बोध कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाकी जितने भी शब्द हो जाते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, अर्थ के आधार पर आ जाते हैं। मैंने क्या बताया है, भाषा के तत्व कितने होते हैं मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद मैंने कहा शब्द का निर्माण कैसे होता है, फिर मैंने कहा अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की लघुतम इकाई होती है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर, 4 आधारों पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, इनके बारे में बता दिया है। रचना के आधार पर 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इनकी विस्तृत चर्चा एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाता है अपना रूप परिवर्तन के आधार पर 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी कितने होते हैं, 4 होते हैं। अविकारी कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर बाकी जितने भी शब्द बच गए वो अर्थ के आधार पर हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमसे पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हम जैसे ही अच्छे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।